नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहनिया संध्या में आपका स्वागत है। दिल्ली के जंतर मंतर में जैन जी के प्रदर्शन के बाद क्या सचमुच मोदी और शाह बुरी तरीके से घबरा गए? क्या भारतीय जनता पार्टी को कुछ भी नहीं सूझ रहा है? क्या ये काकरोच पार्टी देवेंद्र प्रधान ही नहीं, अमित मालवीय की भी बलि ले ली? ऐसे कई सवालों के बीच आज हम कुछ मुद्दे आपके सामने उठाएंगे कि किस तरीके से मोदी शाह के खौफ का असर कम होते जा रहा है, कैसे लोग बोलने लगे। प्रियंका गांधी ने संसद में कैसे अमित शाह की क्लास ली, कैसे आमने सामने कटघरे में खड़ा किया, कैसे अमित शाह की बोलती बंद हो गई, यह हम बताएं। उससे पहले बता देते हैं कि अब वे लोग भी खड़े होने लगे हैं मोदी शाह के खिलाफ और जैन जी के समर्थन में, जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। जो इन 12 सालों में मोदी सरकार की करतूतों पर पर्दा डालने की भी कोशिश करते रहे। सवाल सिर्फ वरुण गांधी के इस वीडियो का नहीं है, ये पहले सुन लीजिए। मैं न कांग्रेस के खिलाफ हूं, न पंडित नेहरू के खिलाफ हूं। उसी सोच से पल बढ़ के मैं आजादी की लड़ाई में आया। लेकिन जब केंद्रीकरण की राक्षसी ताकत इतनी बढ़ जाती है कि आम आदमी उस ताकत से दूर हो जाता है, तो कभी भी देश का गरीब आदमी अपने जंजीरें नहीं तोड़ सकता। जब इस देश में बेरोजगारी खत्म होगी, जब सबकी बेटियों और बेटों को काम मिलेगा भरपूर, तो वरुण गांधी बेरोजगारी की बात करना बंद करेगा। जब इस देश में जो आज सरकारी नौकरियों 10 सरकारी नौकरियों में से 7 सरकारी नौकरी केवल संविदा पे रेवड़ी की तरह बांटी जा रही हैं, और ऐसे ही गाजर मूली की तरह उन लोगों को कभी फेंका जाता है पूरा काम लेने के बाद, जब उनको पूरी तनख्वाह नहीं मिलती और 2-2, 4-4 हजार रुपए में उनसे 12-12 घंटा काम लिया जाता है, तो वरुण गांधी अगर ये नहीं बोलेगा तो फिर इस राष्ट्र का झंडा उठाने का संकल्प मैंने कैसे किया अपने हाथ में। और मैं मानता हूं कि जिस सभा में महिला शक्ति की उपस्थिति भरपूर हो, तो सोचो कि देवी मां ऊपर से आशीर्वाद बरस रही है हमारे ऊपर। हम लोग एक संकल्प आज लेने बैठे हैं, और वो संकल्प है कि ऐसा भारत अगली पीढ़ी देश में बनाएगी जिस भारत में असली लोकतंत्र जन्म लेगा। जो लोग कमीशन खाते हैं, जो लोग पहले कच्चे मकान में रहते थे, फिर जनप्रतिनिधि बनने के बाद अरबों के महल बना रहे हैं, जो कॉलोनियां काट रहे हैं, जो लोगों का हक छीन रहे हैं, अगर वरुण गांधी आवाज नहीं उठाएगा तो क्या ये लोग आवाज उठाएंगे? आज जब आप गरीबी देखते हैं, आप बेरोजगारी अपनी पाते हैं, आप अपने बढ़ते हुए इलाज के दाम को देखते हैं, आप अपने बच्चों की बढ़ती हुई स्कूल फीस को देखते हैं, आप दूध के, दही के, सब्जियों के, फलों के बढ़ते हुए कीमत को देखते हैं, तो क्या आपको नहीं लगता आपके इस बेटे वरुण गांधी को इनके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए कि नहीं उठानी चाहिए? आप सोच रहे होंगे कि वरुण गांधी तो पहले से ही नाराज थे क्योंकि उनकी टिकट कटी हुई थी, तो वे कुछ भी बोल सकते हैं। लेकिन बाबा रामदेव, जो अन्ना आंदोलन के दौरान अपनी पार्टी बनाकर चल रहे थे, अपनी पार्टी को तिलांजलि दे चुके थे, मोदी शाह के प्रेम में रोज कसीदे गढ़ते थे, वह
बाबा रामदेव भी यदि जैन जी के समर्थन में खड़े होकर मोदी शाह को या मोदी सत्ता को गरियाने लगे हैं, तब इसका क्या मतलब है? चारों तरफ देश में हंगामा है। छोटे छोटे स्कूल कॉलेजों से बच्चे निकल रहे हैं कि हमारे यहाँ टीचर नहीं है, हमारे यहाँ लाइट नहीं है, हमारे यहाँ पानी नहीं है, हमारे यहाँ शौचालय नहीं है, हमारे यहाँ टीचर है तो किताबें नहीं है, किताबें हैं तो टीचर नहीं है, और टीचर है तो पढ़ाई में नकल हो जाती है, कहीं पेपर लीक हो जाता है, और पेपर पास भी कर लिया, 10वीं 12वीं का बोर्ड एग्जाम भी दे लिया, तो 10वीं 12वीं के जो एग्जाम के मार्क्स है वो कहीं जुड़ते ही नहीं है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के आधार पर ही आगे यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन होता, और उसके बाद में फिर जो है जब कहीं नौकरी की बारी आए, खास करके गवर्नमेंट जॉब्स में इंटरव्यू के दौरान 90 से 99% घोटाला होता है। अपने विचार, अपने संस्कार, अपने संगठन, अपने ही जाति वर्ग समुदाय के लोगों को ठोक लेते हैं और बाकी को बाहर धक्का मार देते हैं। ये बहुत ही अपमानजनक है, ये लोकतंत्र के खिलाफ है, ये न्याय के भी खिलाफ है। एक तरफ हम कह रहे सत्यमेव जयते, ये तो धर्मस्ततो जय, हमने शासकीय उद्घोष बना दिए, और वहां जब किसी को इंटरव्यू की बारी आती है तो 10 में से पहले से तय करके और पैसे लेके 25-50 लाख 1-1 करोड़ रुपए की रिश्वत लेकर के फिर भर्ती करते हैं। अब ऐसे ही आंदोलन करना पड़ा तो देश कैसे चलेगा? इसलिए भाई सुधर जाओ, नहीं तो देश में आंदोलन और ज्यादा भी हो सकते हैं। आंदोलन के नाम पर मैं अराजकता, अनार्की का समर्थक नहीं हूं, लेकिन भाई ये बात तो जरूर है, देश में घपला भी बहुत है, ये घपले ठीक कर लो, नहीं तो कोई ऐसा ना हो कि बाबा रामदेव को दोबारा आंदोलन करना पड़े। लेकिन आज हम उस मुख्य बात पर आना चाहते हैं, आखिर सरकार की कोई जिम्मेदारी है या नहीं है? लगातार जो खबरें आ रही हैं, बारिश तो पहले भी होती थी, लेकिन इस तरीके से न पुल पुलिया बहते थे, न सड़कें उधरती थी। तब ऐसे में संसद में प्रियंका गांधी ने किस तरीके से शाह की बखिया उधेड़ी, ये आप सुन लीजिए। पाकिस्तान के पास शरण में आने के अलावा और कोई चारा ही नहीं था। आपने शरण दिया क्यों? वो आते हैं आपके देश के अंदर, लोगों को मार डालते हैं, और आप उनको शरण दे रहे, क्यों दिया शरण? मैं पूछना चाहती हूँ, ये किसकी जिम्मेदारी थी? भाई जिम्मेदारी हमारी ही है, हम सरकार में है, हमारी ही जिम्मेदारी। मगर मैं पूछता हूँ, जब आप सरकार में थे तब क्या क्या हुआ था, इसकी जिम्मेदारी किसकी थी? अरे अपनी जिम्मेदारी खुद लीजिए, 11 सालों के लिए तो सत्ता में आप हैं। 2008 के मुंबई के हमलों का जिक्र किया कि मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कुछ नहीं किया। ये तो जानकारी होगी ना कि उसी समय जब वो आतंकवादी हमला चल रहा था, तभी उन आतंकवादियों को मार डाला था, एक बचा था और उसको भी फांसी दे दी थी 2012 में। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया, देश के गृह मंत्री ने जिम्मेदारी लेकर इस्तीफा दिया। एक जवाबदेही थी इस देश की जनता के प्रति, इस देश की धरती के प्रति। गृह मंत्री महोदय श्री अमित शाह जी के नाक के नीचे पूरा मणिपुर जल गया, दिल्ली में दंगे हुए, पहलगाम में हमला हुआ, और आज भी वे उसी पद पर बैठे हैं। क्यों? तो समझ ही गए होंगे आप कि अब आने वाले दिनों में क्या होने वाला है। क्या सचमुच मोदी शाह की उल्टी गिनती शुरू हो गई है? हमारी नजर इन खबरों पर है। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए। हम आपको इससे जुड़ी तमाम तरह की खबरें देते रहेंगे। धन्यवाद।